में फिर जब मैंने 2021 में अपना अटैम्प्ट दिया तो आई क्लियर्ड प्रीलिम्स बट कुड नॉट क्लियर मेंस दैट ईयर. देन अगेन इन 2022 आई गेव प्रीलिम्स एंड देन मेंस भी क्लियर हुआ, देन इंटरव्यू भी हुआ एंड फाइनली उसी में डेप्यूटी एसपी का सिलेक्शन हुआ था मेरा. सो आई थिंक इट टुक close to 2 to 3 years in the entire preparation phase. So I'll take you through it पूरा कि कितना टाइम कहाँ लगेगा, कितना आपको किस बुक पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें I'll go through it. तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सबका होता है कि प्रीलिम्स में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपको कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए, उसके बाद मेंस में क्या करना चाहिए. तो मेंस तो चलिए बात का आता है, विल गो स्टेप बाय स्टेप. पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे, फिर मेंस की बात करेंगे, फिर इंटरव्यू पे आएंगे कि उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए. तो आई थिंक मेजर सबसे ज़्यादा जो क्राउड रहता है वो प्रीलिम्स को लेके ही सबसे ज़्यादा परेशान रहता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए. तो आई वुड से दैट प्रीलिम्स के लिए दो हाफ्स में अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करिए. जैसे कोई भी सब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए कि वो हिस्ट्री है या पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसको आप 2 लेवल्स में अप्रोच करिए. सबसे पहला आपको उसकी बेसिक बुक्स जो हैं, जैसे कि NCERT हो गई किसी भी सब्जेक्ट की, या फिर जो एक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, मान लीजिए इसकी इन्वायरमेंट के लिए लोग रेकमेंड करते हैं कि आप क्लास 12th की बायोलॉजी के लास्ट फ्यू चैप्टर्स पढ़िए, आप वो सब रेफर कर सकते हैं एज योर फाउंडेशनल बेस फॉर एवरी सब्जेक्ट. आई विल नॉट रेकमेंड कि आप लोग डायरेक्टली किसी भी हाई लेवल बुक पे जाएं. सबसे बेसिक और सबसे अच्छी तरीके से कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो वो आपको NCERT से मिल जाएगी. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट एवरी वन शुड अडॉप्ट, कि सबसे पहले NCERTs हर सब्जेक्ट की ख़त्म कर लें. आपको पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, कौन से कोर्स में हैं. तो हर सब्जेक्ट की NCERT, आई विल से दिस अगेन, आप हर सब्जेक्ट की NCERT पढ़ लें. जब आप हर सब्जेक्ट की NCERT पढ़ लेंगे आपको लगेगा कि आपके फाउंडेशंस क्लियर हो चुके हैं. उन पे थोड़ा सा आप चाहें तो कुछ मॉक कर लें, कुछ क्विज कर लें, आप देखने के लिए कि आपको कितना याद है, कितना समझ आया है. आप जब ये फर्स्ट स्टेप कर लें, ओनली देन मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप विच इज स्टैंडर्ड बुक्स किसी भी सब्जेक्ट की. अब स्टैंडर्ड बुक्स में हर सब्जेक्ट की एक तरीके से अलग अलग बुक आ जाती है. अब स्टैंडर्ड में जैसे मैंने जो रेफ़र करी थी, मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को रेफ़र किया था, जो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी बुक है, एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसमें चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही उसमें. जैसे आई थिंक मेंस के लिए तो स्पेक्ट्रम इज़ अ वेरी गुड बुक, क्योंकि उसमें कोई भी चैप्टर दिया तो उसमें कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई, फैक्टर्स क्या थे उसके होने के लिए, कॉजेज क्या थे, फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इम्प्लीकेशंस क्या हुए. तो एक तरीके से इट्स अ वेरी गुड बुक जो आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट ऑल इज हिस्ट्री ऑल अबाउट, मॉडर्न हिस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट. देन फॉर आर्ट एंड कल्चर भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर के भी. तो फॉर आर्ट एंड कल्चर अ वेरी गुड बुक बाय नितिन सिंघानिया सर, आप वो रेफ़र कर सकते हो. उसमें आई विल नॉट से कि आप सारे चैप्टर्स पढ़ो. देखिए स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हैं वो रेफरेंस के लिए होती हैं. फाउंडेशनल बुक्स आपकी NCERT होंगी, उनके ओवर एंड अबव ये अब आपको सब कुछ पढ़ना है. तो जो ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये रेफरेंस के लिए आप यूज़ करें. रेफरेंस के लिए आप अगर देखें तो नितिन सिंघानिया सर की आर्ट एंड कल्चर की बुक बहुत अच्छी है. उसमें आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने. आप ये देखो कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आर्ट, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन ये डांसेस, रीजनल सॉन्ग्स, इन सबसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो दीज आर द चैप्टर्स दैट यू शुड पे एक्स्ट्रा एम्फोसिस ऑन. इनको आप ठीक से पढ़ेंगे तो देर इज़ अ हाई चांस कि आपके हिस्ट्री के तो सारे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे. आफ्टर दैट आता है वो हिस्ट्री में ही मिडीवल एंड एंशिएंट इंडिया. अब एंशिएंट एंड मिडीवल का थोड़ा सा सोर्स काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड रहता है कि किसको क्या रेफ़र करना चाहिए. आई विल टेल यू कि मैंने क्या रेफ़र किया था. आपके पास अगर कोई और सोर्स हो तो वेल एंड गुड, यू कैन रेफ़र टू दैट. आई विल टेल यू दैट व्हाट आई हैव डन फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल. आई थिंक कि आपको सबसे पहले तो जो NCERTs है वो ख़त्म करनी चाहिए. आफ्टर द NCERTs
मेरे कुछ क्लास नोट्स थे वो किए थे, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है एंशिएंट मिडीवल की, वो काफ़ी अच्छी है। तो आई डोंट थिंक उसके बियॉन्ड आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है। जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है एंशिएंट मिडीवल के लिए परफेक्ट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। तो ये हो गया हिस्ट्री। आई विल से कि अगर पवन भारती जी कह रहे हैं कुछ पूछना है, पूछिए सर, क्या पूछना है। आई वॉज थिंकिंग कि आई विल एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा बेसिक एंड देन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सो आप ही लोग बताइए कि व्हाट वुड यू वांट, शुड आई शेयर माय स्ट्रैटेजी या शुड आई टेक ऑन क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर, व्हाट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है। सी आई थिंक हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए, जिसमें कोई एज सच कोई आपको पढ़ाएगा तो कुछ ऐसा खास नहीं है जो पढ़ा पाएगा, आपको सब कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन कोचिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज होगा वो ये होगा कि वो आपको एक डायरेक्शन दिखा देगा कि किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है, आपको क्या सब्जेक्ट किस लेंथ तक पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी हेल्ड बाय कोचिंग। लेकिन वो बस ये बताएंगे कि आपको कितना क्या पढ़ना है, पढ़ना आपको पड़ेगा उसके बाद भी। तो सेल्फ स्टडी इज समथिंग दैट यू कैन नॉट निग्लेक्ट एट ऑल इन दिस एंटायर एग्जाम प्रिपरेशन। आपको बस कोई ये गाइड कर सकता है कि आप ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू। वो लोग बस बता देते कि आप ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऑल ऑफ दैट, बट पढ़ना आपको पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। आप ये नहीं कह सकते कि कोचिंग पे पूरा पूरा रिलाई करके आप एग्जाम निकल जाएगा। तो बेसिकली कोचिंग का यही रहेगा। एंड एज फार एज माई स्ट्रैटेजी वॉज कंसर्न, सिर्फ फिल्म्स के लिए मैंने बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी अपनाई कि जो भी सब्जेक्ट हैं जिसके भी, मैंने सबकी पहले एनसीईआरटीज़ पढ़ी, सबकी एनसीईआरटीज़, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी। इन्वायरमेंट के लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, इन्वायरमेंट के लिए मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स पे रिलाई किया था। और ये सब करने के बाद, जैसे वही मैं कह रहा था, वंस यू डन विद योर फाउंडेशनल एनसीईआरटीज, ओनली देन यू शुड मूव फॉरवर्ड एंड डू किसी भी सब्जेक्ट का जो भी स्टैंडर्ड बुक होगी, जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की एक बहुत अच्छी बुक है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। एंड आफ्टर यू डन विद दिस स्टेज, देन यू शुड मूव ऑन टू घटना चक्र, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं। काफ़ी लोग को मैं देखता हूँ कि वो लोग सिर्फ घटना चक्र को ही अपना सोर्स बना लेते हैं कि सिर्फ घटना चक्र से ही सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर उन्हीं को बार बार रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बट आई थिंक घटना चक्र को पढ़ने से पहले यू शुड कंप्लीट योर फाउंडेशंस, यू शुड बी डन विद योर एनसीईआरटी रिविजन, योर स्टैंडर्ड बुक रिविजन। तब जाके जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे, देन यू विल बी एट अ बेटर प्लेस टू जज योर सेल्फ कि आपने जो अब तक पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि नहीं। वसीम साहब पूछ रहे हैं कितने आवर्स स्टडी करना होता है। यार दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। सी इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर लाइक एक साल का आपके पास अगर टाइम हो, तो आपके पास आपको से वही मैक्सिमम 4 से 5 घंटा आपको डेली देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है, यू जस्ट हैव 3 to 4 months टू प्रिपेयर, देन यू शुड पिच इन मोर टाइम। आपको फिर 8 से 10 घंटे के बीच में पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम यू हैव। सो देयर विल बी नो वन पर्टिकुलर आंसर अबाउट हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव टू स्टडी। ये तो आप अपने हिसाब से एसर्टेन करो कि आप कितना देर एक दिन में पढ़ पाओगे, कितने घंटे, और कितने दिन तक आप वही सेम नंबर ऑफ आवर्स कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, एंड हाँ, सो आई वाज सेइंग कि घटना चक्र इज़ अ वेरी गुड बुक, जिसमें आपके सारे PYQs होंगे। आपके क्या कहते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए दे हैव रिलीज्ड अ घटना चक्र। तो आई विल सजेस्ट कि घटना चक्र इज़ अ वेरी गुड। पवन भारती जी का मैं से आई आस्क्ड यू समथिंग, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन पवन, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई विल आंसर दैट।
जैसे मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बीच में आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे तो मुझे दिखेगा नहीं, तो इट विल बी बेटर दैट व्हेन वंस आई एम डन यू इफ यू आस्क क्वेश्चन आई विल सी द क्वेश्चन। यूपीएससी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो हम किस तरीके से स्टडी करें? जी देखें तो यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो काफ़ी हम आई सॉ कि इस बार का भी जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी क्या कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल सा पेपर आया था, बट आई थिंक उसी में से द कट ऑफ्स विल ड्रॉप। और क्या होगा, आपके लिए टफ था तो सबके लिए टफ हुआ ना। इट इज़ नॉट कि सिर्फ आपके लिए वो टफ होगा। आने दीजिए कट ऑफ्स आने दीजिए, हाउ हाउ हाई द कट ऑफ्स गो। आई थिंक काफ़ी ड्रॉप करेगा इस बार, बट लेट्स सी। यूपीएससी के लिए तो इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम। आई एम एक्सप्लेनिंग कि पीसीएस में आप कैसे क्या प्रिपेयर कर पाओगे उसमें, जिसमें मैं आई हैव एक्चुअली डन समथिंग। जस्ट अ मिनट। कुक्कू जी, मुझे आपका भी क्वेश्चन दिखा नहीं है जिसमें आप आंसर मांग रहे हो। हाँ, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। मैंने प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन करी थी राउज आईएएस, और उसके बाद मेंस में आंसर राइटिंग के लिए मैंने इनसाइट्स आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करी थी। उनका क्रैश कोर्स था विच आई फाउंड वाज वेरी हेल्पफुल। इफ़ यूर गिविंग मेन देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। वो लोग स्पेसिफिकली हर जीएस का एक एक डिफरेंट मॉड्यूल निकाल, जैसे GS1 के लिए डिफरेंट, GS2 के लिए डिफरेंट, 3 के लिए डिफरेंट। So it was very helpful for me. I had taken GS2 and 3 का course from Insights IAS and it was very helpful, which helped me a lot in improving my answer writing skills. मैंने एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़े? यार सर्वेश भाई, इट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन कितना आई एम क्लोज टू द एग्जाम। आई थॉट कि आई शुड ओनली डू वन सब्जेक्ट पर डे। वन सब्जेक्ट आई विल स्टार्ट विद इन द मॉर्निंग, जीएस का एक अच्छा कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, and after that I would do current affairs, then after that I would do practice MCQs. I tried to diversify the entire day ताकि पूरा दिन भर में ऐसे कोई बोरियत ना हो जाए। तो उस सेंस में I would also recommend कि you guys should start your day with GS subject and then move on to current affairs, and then current affairs के बाद you can do MCQs from either any mock coaching or from what do you say, Ghatna Chakra itself. You can do it from both. क्वेश्चन रहता है इकोनॉमिक्स के लिए बुक में। आई विल टेल यू कि इकोनॉमिक्स के लिए आप रेफ़र करें एक तो क्लास 9th to 12th की NCERT, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड डन इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। दैट्स अ गुड बुक फॉर क्लियरिंग योर बेसिक डाउट्स अबाउट बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर, ऑल ऑफ दैट। तो इकोनॉमिक्स के लिए दैट इज़ डन। अदरवाइज आप स्टैटिक क्विज भी देख सकते हो इधर उधर से, काफ़ी जगह पे आपको स्टैटिक क्विजेस भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो व्हेनेवर यू थिंक यू डन विद द सब्जेक्ट यू कैन जस्ट गूगल इट कि यार इकोनॉमिक स्टैटिक क्विज या इन्वायरमेंट स्टैटिक क्विज। आपको बहुत सारी कोचिंग के PDFs मिल जाएंगे, कंपाइलेशन, जिसमें उन्होंने एक अच्छे MCQ फॉर्मेट में पूरा सिलेबस भी कवर किया होगा। Let me see some questions. एक second. Someone is asking about my study routine. Okay, so that's a good question. I would say कि I had divided my day into 4 slots. The first slot would be from 7 AM to 10 AM, जिसमें I would do a GS subject. कोई भी GS 1 2 3 4 में से जो भी I felt, I would do that. Then I'd take a break for an hour. Then 11 to 2 I would do current affairs. Current affairs में if you're talking about UPSC, then I had referred to PT 365 from Vision. But if you had to talk about my, what do you say, current affairs source for PCS, then I had referred to Grade Up's material, monthly compilations for current affairs, which were UP specific.
So they had different kind of current affairs than what Vision gives. They're probably given current affairs like the appointments, authors of books. So these are the kind of questions that generally PCS asks. So you should be thorough with those two. Then after 11 to 2 slot, I take a break for lunch and all, and then continue from 4 to 6. I had a slot in which I would again go through whatever GS subject I had done, so that if something is left in the morning, I'd continue from there. And after that, I had a slot in the evening, which was 7 to 10, again 7 to 10 p.m., in which I had kept only MCQs. I would practice either mocks, do static quizzes, do subject-wise quizzes, or do Ghatna Chakra. So I had kept Ghatna Chakra, I had given it a slot. Ghatna Chakra was not the entire source of my preparation. Ghatna Chakra is a very good book, and you should definitely refer to Ghatna Chakra for understanding the requirement of the exam, that relevant chapter in the book, and then do it. It's not a tough task. You'll do good in Hindi. What is the measure point to choose an optional subject? Yeah, I would say optional subject should be chosen from the point of view of two angles. Firstly, how much you're interested in doing that, how much you know that subject, and secondly, how scoring is that subject. So don't just take one subject because you like it. You should also look at the statistics behind that subject. How much marks are previous year students getting into it? What is the क्राइटेरिया कि कितने परसेंटेज लोग उस ऑप्शनल को लेके निकाल रहे हैं हर साल, क्या मार्क्स मिल रहे हैं, क्या एवरेज मार्क्स क्या हैं उस सब्जेक्ट के. आप ये सब भी एक बार क्रॉस चेक करिए बिफोर फाइनलाइजिंग एन ऑप्शनल. What else question? Anything else? My optional subject was law. I am a law student, so I had taken law only. सिलेबस के लिए डीपली स्टडी करना होगा क्या? जी सर, सिलेबस के लिए आपको पूरा सी द इंटायर पॉइंट ऑफ द एग्जाम इज कि जैसे जो प्रीलिम्स वाला सेक्शन होता है, प्रीलिम्स सेक्शन इज स्लाइटली अनप्रिडिक्टेबल एंड डाइसी एंड टफ. बट व्हेन यू कम टू मेंस का पूरा सेगमेंट इज ऑलरेडी गिवन इन द सिलेबस. See, all the questions in prelims are unpredictable, but all the questions in mains are always predictable. You will always know what questions would be asked from mains because seeing at previous year questions, seeing as the syllabus head, you will understand कि एक syllabus head से किस किस टाइप के questions आ रहे हैं, किस किस areas में वो जा रहे हैं कि आपको टेस्ट करने के लिए. So I feel that mains is totally dependent on the syllabus. So you should be thorough with the syllabus of all GS subjects, your optional subject, when you're talking of mains. क्योंकि very very basic questions like जैसे GS3 में टॉपिक्स होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ पे या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में दिए हुए हैं. And when it is given directly in your syllabus, they will expect you to know these things because that is the one thing that both PCS and UPSC are doing. They're telling you that this will be asked, so you prepare accordingly. Mains में the most important thing that matters then is answer writing, because they've told you what the syllabus is. You already get an idea previous year questions देखे कि किस टाइप के questions आ सकते हैं, किस किस area से questions पूछ सकते हैं. So answer writing becomes an important factor because others will write a better answer, or how are they writing, किसकी writing में अच्छी पकड़ है कि वो इंट्रोडक्शन अच्छा लिखे, मेन कंटेंट बीच का अच्छा लिखे, फिर कंक्लूड करे अपने आंसर को प्रॉपर्ली. दैट पर्सन विल ऑलवेज हैव अ बेटर चांस ऑफ स्कोरिंग हायर मार्क्स. कैसे किसकी प्रेजेंटेशन है, किसी ने अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस कुछ दे दिए हैं, मान लीजिए कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया तो उन्होंने वर्ल्ड मैप ड्रॉ करके बना दिया, या कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया तो पाई चार्ट या ग्राफ बना के दिखा दिया. सो ऑल दीज स्मॉल पॉइंट्स, दीज वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हेल्प अ लॉट इन मेंस. What else question do you have? CSAT की strategy कैसे होनी चाहिए? See, I think CSAT these days is getting tougher day by day. So I will recommend कि CSAT के लिए आप ये करिए कि आप अगर UPSC का एग्जाम दे रहे हैं या PCS का एग्जाम दे रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल दीजिए, उनको फिर एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करिए बैठ के, एंड देन मैच करिए आंसर कीजिए हाउ मच स्कोर्स आर यू गेटिंग. इफ you're not clearing the cutoff, then you should focus on those points
दोज एरियाज विच यू थिंक कि यार यहाँ पे मैथ्स का मुझे ये वाले क्वेश्चन नहीं आते, स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, या इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पा रही हैं, या लॉजिकल रीजनिंग में कुछ पजल टाइप का है जो नहीं कर पा रहे हैं. सो यू विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स कि आपको किस किस एरिया में क्या क्या नहीं आ रहा है, देन उन एरियाज पे आप अलग से फिर वर्क करिए, उन एरियाज को फिर आप अलग से पढ़ें. आई थिंक उस केस में आपका मैक्सिमम इंप्रूवमेंट होगा इन सबसे कम टाइम. एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, सो वी शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि कितने कम टाइम में हम कितना बेटर कर सकते हैं, उससे ही सब कुछ फर्क पड़ेगा. एनी अदर क्वेश्चन? Lavkush Thakur is asking about my timetables. Yeah, my timetable was pretty simple. 7 a.m. to 10 a.m. in the morning, a GS subject. 11 to 2, current affairs. Then 4 to 6, I would again do a GS subject. And then 7 to 10 at night, I would do MCQs, be it Ghatna Chakra or mocks or static quizzes, anything. So there's a diverse वो उसमें दिन में कि एक ही चीज़ से बोर ना हो जाए बार बार. I would not repeat a slot. एक ही चीज़ दो अलग अलग स्लॉट्स में नहीं करना. Rakhi ji is asking, how should I start my preparation from the beginning? See, it's very simple. You just have to look at the syllabus of each subject, look at how many subjects are there, कि क्या क्या आपको पढ़ना है. सबके बेसिक चीज़ों, जो भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है उसका बेसिक सोर्स विल बी एनसीईआरटी. आप एनसीईआरटी उठाइए. एनसीईआरटी जब आप उठा लेंगे तब उसकी फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आइए. स्टैंडर्ड बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट वुड बी डिफरेंट, एंड देन यू विल गेट अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दीज आर वेरी 3 सिंपल स्टेप्स. आप एनसीईआरटी पढ़ लो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, और फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो. आई थिंक दिस विल क्लियर ऑल 3 लेवल्स, बी इट फिल्म्स, मेंस और इंटरव्यू. एंड यू शुड बी थॉरो विद द सिलेबस, दैट्स ऑल. आप सिलेबस को मत इग्नोर करिए, क्योंकि सिलेबस में बहुत कुछ लिखा रहता है. सर, दिल्ली जाना इंपॉर्टेंट है क्या यूपीएससी के लिए? यार, आई थिंक वेर एवर यू हैव अ गुड सेट ऑफ पीपल, आपको वहाँ प्रिपरेशन आप कर सकते हो. अगर आपके घर पे भी आपके पास 3 लोग हैं जिनके साथ आप डिस्कस कर सको, या कॉल पे ही डिस्कस कर लो, या पढ़ने का माहौल जहाँ अच्छा हो. अगर आपके घर में पढ़ने का माहौल है, जैसे मेरे घर में पढ़ने का अच्छा खासा माहौल था, सो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, आई डिड नॉट स्टे इन दिल्ली फॉर एनी अमाउंट ऑफ टाइम. मैंने पूरी प्रिपरेशन अपने घर से ही करी है, एंड मुझे कोई ख़ास इतनी प्रॉब्लम नहीं लगी कि दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है. सो आई वुड से द सेम थिंग कि अगर आपको पढ़ाई करने में घर पे दिक्कत हो रही हो, कोई अच्छा ग्रुप ना हो आपके साथ पढ़ने लिखने वाला, आपको गाइडेंस की कमी है, इन ऑल ऑफ दीज केसेज यू कैन गो टू दिल्ली. बिकॉज दिल्ली में आपको ये देखना चाहिए दिल्ली जाके होगा क्या. दिल्ली में देखिए कोचिंग है और लोग हैं, 2 चीज़ें हैं. तो अगर आपके पास लोग वहीं पे हैं आपके शहर में, आपके आसपास में, तो वेल एंड गुड. कोचिंग आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आपको दिल्ली तक जाने की कोई खास ज़रूरत अब नहीं है. वो लोग भी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज, फिल्म्स, मेन, सबका कॉम्प्रहेंसिव कवरेज आजकल ऑनलाइन मिल रहा है. तो आई डोंट थिंक दिल्ली इज़ दैट इंपॉर्टेंट एनी मोर. अंकित जी कह रहे हैं एनसीईआरटी ओल्ड हमने पढ़ी है, अब कौन सी बुक्स यूज़ करें? अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ लिया तो आई थिंक एंशिएंट और मिडीवल के लिए तो आपका कोर्स ऑलरेडी सेट है. बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप नई वाली एनसीईआरटीज़ भी देख लें, और नई एनसीईआरटीज़ को देखने के बाद फिर आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, और आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली वो लोग अब नई एनसीईआरटी से उठाने लगे हैं. और नई एनसीईआरटीज़ के अलावा अगर आपको लग रहा हो कि अभी भी आपकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, देन यू शुड ऑलवेज रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स. लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, शंकर आईएएस के लिए शंकर आईएएस की बुक फॉर एनवायरनमेंट, इंडियन इकॉनमी बाय रमेश सिंह, एंड करंट अफेयर्स. दीज आर द ओनली थिंग्स. रोहिणी जी का पूछना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें. रोहिणी जी, वही जो मैं अब तक बार बार आई बिन रिपीटिंग इट, दैट यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द सिलेबस. आप सिलेबस देखिए क्या क्या है, सिलेबस से आप जॉट डाउन करिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं. उन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे उनके सिलेबस देखिए. सिलेबस के लिए आप रेफर टू एनसीईआरटीज़, एंड एनसीईआरटीज़ को पढ़ने के बाद अगेन द सेम थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड बुक्स. आप धीरे धीरे 1 स्टेप एट अ टाइम पे चलिए, तो आपको सब समझ आ जाएगा. आप अभी से पूरा फुल लेंथ स्ट्रैटेजी बनाने पाएंगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम. और कोई क्वेश्चन?
ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट होती है या ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट होती है? यार आई थिंक कोचिंग में तो दे विल बी टीचिंग द सेम थिंग टू एवरी स्टूडेंट. दे विल नॉट मॉडिफाई देयर कंटेंट बेस्ड ऑन कि आप ऑनलाइन आ रहे हो या ऑफलाइन आ रहे हो. द ओनली थिंग दैट विल हैपन इन एन ऑफलाइन कोचिंग इज कि यू गेट टू सी द पीपल ऑल अराउंड यू, कि आपका कॉम्पिटिशन कैसा है, कैसे लोग बैठ रहे हैं क्लास में, क्या माहौल है वहाँ पढ़ाई लिखाई का. तो अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह के ही आपसे पढ़ाई हो पाती है तो ऑफलाइन कोचिंग पे जाइए. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपको इतना बाहरी कंपटीशन का कोई देखने या समझने की बहुत ज़रूरत नहीं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. जैसे मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग करी है. आई डिड नॉट गो टू दिल्ली एंड प्रिपेयर, बट इट्स अप टू यू. इफ यू वांट टू गो टू दिल्ली देन गो फॉर इट. टोटल सब्जेक्ट कितना स्टडी करना होगा फॉर यूपीएससी इज अ क्वेश्चन समवन आस्क मी. सो इट्स वेरी सिंपल. आई विल टेल यू. फर्स्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री के आप चार पार्ट्स में आपको हिस्ट्री को डिवाइड करना होगा. मॉडर्न, एंशंट एंड मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, and post independence history. This is just history. After history you have to go for geography. Geography India physical, India political, and then world physical. After that you have polity, then economic, then environment and science and technology. I think these are the basic subjects that you have to cover. Apart from this there is current affairs. So these are the basic subjects that you should. एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं इज आस्क्ड बाय आदित्य जी. सो आई विल सिंपली से दैट आप जब एनसीईआरटी पहली बार पढ़े तो नोट्स के पीछे बहुत ना भागें. द फर्स्ट टाइम यू रीड एनीथिंग यू शुड जस्ट रीड इट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट. whenever you're done with one subject, whenever you understood कि यार I have now understood that this is the timeline, the chronology of events that happened in history, so now I am ready to make notes. आप अगर पहली बार में ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी से तो आपको जो एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत क्लियर नहीं हो पाएगी. सो दैट इज वाई रीड अ सब्जेक्ट प्रॉपरली. कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी से सबको पहले पढ़िए ठीक से. व्हेन यू डन विद इट तब आप फिर नोट्स के बारे में सोचिए कि कैसे अपने आपको अपने नोट्स फिर वहाँ से स्टार्ट करने. क्योंकि एक पहली बार पढ़ने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी. सो देन दैट विल बी ईजियर फॉर यू. और कोई क्वेश्चन जी? वैसे अब तो यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट हट चुका है, तो आई डोंट थिंक आपको ऑप्शनल की इतनी अब चिंता करनी पड़ेगी. यूपीएससी में है बट पीसीएस यूपी पीएससी में देव रिमूव्ड ऑप्शनल. सर हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया है, अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं? यार यू शुड गो फॉर जोग्राफी और पॉलिटी. बोथ दी सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो majority of questions I think history, environment, polity इन सब से आते हैं. तो be thorough with these subjects. You should not lack off in these. Then someone is asking how do you remember or learn important facts? Give some tips for fast learning. See I think इसमें सब बहुत सारी चीज़ें होंगी. आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, आप स्टेट पीसेस के लिए प्रिपेयर करें, द ओनली फैक्टर दैट आई फील इज़ कि द कोर्स इज़ टू वास्ट. बहुत सारी चीज़ें. तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि आई विल ओनली कवर दीज थिंग्स. मैं सिर्फ ये इस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ ये 2 बुक्स पढ़ूँ. जब आप ये खुद डिसाइड कर लेंगे मैं सिर्फ ये 2 बुक्स पढ़ूंगा, सो वंस यू डन doing those 2 books you will automatically come back to revision, and the more number of times you revise, that is how you automatically remember important facts. अगर आपके सोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको कभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद नहीं रह पाएंगे. अगर आपके सोर्सेज लिमिटेड रहेंगे तो जब आप रिपीटेड रिविजन्स करोगे बार बार देन यू विल अपने आप आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी. इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. Someone is asking concentration कैसे करें? यार for concentration I think
आपको अपने डिस्ट्रैक्शन हटाने पड़ेंगे. यू शुड कीप योर फोन असाइड, एंड वंस यू डू दैट, ऑटोमेटिकली जब आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम, आजकल हम सबका ज़्यादातर टाइम फ़ोन में ही चला जाता है, तो अगर हम फ़ोन कुछ टाइम के लिए हटा दें तो हमारे पास कुछ खास करने को होगा नहीं. तो उस केस में व्हेन वी हैव अ बुक इन फ्रंट ऑफ अस, वी विल ऑटोमेटिकली स्टडी. उसमें कोई इतना साइंस नहीं है. आप धीरे धीरे अपना फ़ोन को हटाइए, आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगी. विश्व चेतन जी इज आस्किंग कि सी सैट के लिए कैसे तैयारी करें. अगेन चेतन, आइड से द सेम थिंग. यू जस्ट प्रैक्टिस 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन अ टाइम बाउंड मैनर. 2 घंटा टेक योर टाइम, 2 घंटा जस्ट सिट देयर एंड डू द क्वेश्चन. वंस you're done, match your score with answer keys and see if you're clearing the cutoff. दैट वे यू विल अंडरस्टैंड रेगुलरली हर साल के पैटर्न से कि क्या आप हर साल का कट ऑफ क्लियर कर रहे हो. अगर आप हर साल का कट ऑफ एक मार्जिन से क्लियर कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक यू नीड टू गिव एनी अमाउंट ऑफ टाइम टू सी सैट. बट इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, देन आइडेंटिफाई द लूप होल्स कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको दिक्कत आई प्रिपेयर करने में, या जहाँ पे आपके क्वेश्चन रिपीटेडली हर साल गलत हो रहे हैं. आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाएगा, तब फिर आप उस पर अलग से वर्क करिए. बट डोंट जस्ट randomly go out and study everything that is there. Know what you need to study and then start studying. Simple. सर आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी थी? यार आई हैड ज्वाइंड राउज IAS फॉर प्रीलिम्स एंड इनसाइट्स IAS बिफोर मेंस प्रेपरेशन. आप कहाँ से हैं यार? आई एम फ्रॉम लखनऊ. एनी अदर क्वेश्चन? सर मैं अभी 11th क्लास में हूँ, स्टार्टिंग कैसे करूँ UPSC प्रिपरेशन की, और कौन सी बुक? Ashwin, I would say that you currently prepare your class 11th and 12th. After that, when you get into graduation, तब you will have sufficient time to start with your preparation. अभी it's more important to focus on boards. उसके बाद when you will come into your graduation, then it will be a better time for you to start with all the foundational NCERTs and then move on to standard books. Any other question? विकास जी इज आस्किंग कि मैथ्स ऑप्शनल होने के लिए बैकग्राउंड होना ज़रूरी है क्या? यार आई थिंक द क्वेश्चंस इन मैथ्स आर वेरी वेरी टफ. सो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं होगा तो इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू. सो आई विल नॉट रेकमेंड कि अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल नहीं है तो आप मैथ्स लें, या ले सकते हैं या नहीं. लेकिन अगर आपको मैथ्स बहुत पसंद है, आपको लगता है कि आपको जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के, देन यू शुड गो फॉर इट. बट अगेन इफ़ यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड, 47 की भी हिस्ट्री स्टडी करनी होगी कि हाँ 1947 के बाद की भी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेहरू एरा क्या रहा, फिर इमरजेंसी टाइम, वॉर जो हुए हैं इंडिया के, कैसे जो डेवलप हुआ है जुडिशल प्रेसिडेंट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस में, वो भी सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल ऑफ दिस. Anyone who's asking for personal mentorship can simply text me on my Instagram account. It's given in this page itself. So you can text me personally. I'd help you as much as I can. Anyone has any other questions? Current affairs कैसे करें? Current affairs, yes, is a very important aspect in both UPSC and for state PCS exams. So for UPSC, I will say कि vision का material is good. I have always referred to उसी का material and it has been beneficial. I will not say कि questions directly come from vision का material or anything, but they definitely give you a broader understanding so that it helps in elimination and good guesswork. And for state PCS, I had referred to UP specific current affairs from ग्रेड अप के मंथली मैगजीन्स, वो वेरी हेल्पफुल फॉर मी. उससे काफ़ी क्वेश्चंस फंसे. एंड काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं यूपी के लिए, देयर इज़ अ बुक विच कम्स जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स, आई दृष्टि जो सब लोग बोलते हैं उसको, आई थिंक वही नाम है. तो वो भी काफ़ी अच्छी है, बट वो एग्ज़ाम के जस्ट पहले आती है, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता है उसको बार बार रिवाइज करने का.
So that is the only problem with that. If you can do that, if you are if you're able to complete your syllabus way before prelims, then you should do iDrishti as well, because it's a very nice book. काफी questions फंसते हैं उससे. जी मिस्टर बबलू जी, आप पूछिए आपका जो मेंस के लिए क्या क्वेश्चन है आपका. आई कांट सी योर. Any other questions? How to read NCERT for beginners? See, NCERTs are very simple books. हम लोग, if I am assuming कि half of you would be either in graduation or have already graduated, so studying books from class 6th onwards is not going to be a tough task. 6th की बुक हमें हो सकता है अभी सुनने में काफ़ी कठिन लग रहा हो कि NCERTs काफ़ी ज़्यादा हैं, 6th 12th कैसे पढ़ेंगे, बट वंस यू स्टार्ट रीडिंग बुक, आप एक बुक एक दिन में बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता है और वो सब चीज़ें एक तरीके से हमको पहले से पता भी होती है. तो मे बी आपको पहली बार आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट वंस यू डन विद इट एक बार, सेकेंड राउंड रिविजन विल बी वेरी ईजी एंड स्मूथ. तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी. अजय बलियान जी इज आस्किंग ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या न्यू एनसीईआरटी. सो एज आई सेड कि ओल्ड एनसीईआरटीज फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल आर वेरी गुड, सो यू शुड डू दैम. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल से कि आप न्यू एनसीईआरटीज फॉर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप न्यू एनसीईआरटीज रेफर कर सकते हैं. और कोई क्वेश्चन आई कांट सी. हिंदी मीडियम के लोग फॉर करंट अफेयर्स, नितेश जी इज आस्किंग. तो आई थिंक वही द बुक दैट आई जस्ट टोल्ड, आई दृष्टि आती है बिफोर प्रीलिम्स. इट्स अ वेरी गुड बुक, आप उसको रेफर कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स. एंड फॉर मेन्स देयर इज ऑलवेज घटना चक्र, उसका भी मेंस का कंटेंट इज वेरी गुड फॉर आई थिंक हिंदी मीडियम पीपल. तो आई दृष्टि फॉर प्रीलिम्स एंड घटना चक्र फॉर मेंस कैन बी डन बाय हिंदी मीडियम पीपल फॉर करंट अफेयर्स. श्याम जी का कहना है कि अगर 12th के बाद से रेगुलर यूपीएससी की डेली 4 आवर्स पढ़ाई करें तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है होने का. आई डोंट थिंक कोई रोक सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली 4 घंटा रोज पढ़ेंगे आफ्टर योर क्लास 12th. सर आपने एग्ज़ाम कब निकाले थे? मेरा अभी 2022 वाला ही एग्ज़ाम निकला है, स्टेट यूपी का पीसीए, जिससे मुझे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिला है. जी जिसको भी लग रहा है कि उसको कुछ अलग से क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे, या कुछ और अलग से हेल्प चाहिए, या मैंने किसी का क्वेश्चन ठीक से अभी दिख नहीं पाया हो मुझे इसमें, तो या प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक एंड हेल्प यू एज मच एज आई कैन. और राजेश जी का पूछना है कट ऑफ का कुछ आइडिया बता दीजिए इस बार का. आई थिंक अगर आप यूपीएससी का बात करें तो जनरली जो ट्रेंड चल रहा है समथिंग बिटवीन 82 to 85 की बात कर रहे हैं. एंड फॉर यूपी पीसीएस इफ यू आर आस्किंग, सो आई थिंक यूपी पीसीएस के लिए अ गुड स्कोर वुड बी नेट 87. अगर आपको इतना है तो आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू विल क्लियर. I think that's all. I've seen all questions. Didn't get anything else. So I'm saying कि I will say that thank you Goal IS for having me on live or live session today, and I would again be very happy to help you all in any questions that you have. So you can directly text me for anything if you need help. I will try to help you as much as I can. Please, I can't see too many कमेंट्स है बिकॉज काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने पहली बार लाइव सेशन लिया है तो मुझे आइडिया नहीं कि कैसे इसको
रिवर्ट करते हैं एंड ऑल दैट. बट आई वुड लाइक टू थैंक गोल IAS. आप लोग इनके पेज को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कंटेंट आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड फॉर एनीथिंग एल्स प्लीज़ रीच आउट टू मी. आई विल डेफिनेटली लव टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल. तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट. आपको कुछ और जानना हो सो यू कैन come in direct contact with me. Okay, thank you Goal IAS for having me.